नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, हमारी जो वीडियो चल रही है, नाटक का क्रम चल रहा है। नाटक के क्रम को जारी रखते हुए दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है हमारी, वो है मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। ठीक है, तो उससे पहले हम 4-5 नाटक अपन करा चुके हैं और ये उसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ। तो दोस्तों, हम हमेशा की तरह वैसे ही करेंगे, जैसे कि पहले हम जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके जीवन, साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में, और फिर उसके बाद नाटक की तक जो नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मोहन जी के बारे में। मोहन जी का जन्म 8 जनवरी 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 नई दिल्ली में हुई थी। मोहन जी के पिता पेशे से वकील थे और साहित्य व संगीत के प्रेमी थे, और यही वजह रही है कि उनको जो संगीत की जो ललक थी, संगीत की जो प्यास थी दोस्तों, वो उनको बचपन से ही मिली। तो पिताजी के वजह से उनको संगीत में रुचि बहुत मिली। और उनकी शिक्षा दोस्तों, पहले उन्होंने शास्त्री किया था, और शास्त्री दोस्तों संस्कृत में जो ग्रेजुएशन होती है उसको शास्त्री बोलते हैं। फिर उसके बाद एमए हिंदी से और अंग्रेजी से, 2 सब्जेक्ट से फिर उन्होंने हिंदी एमए किया। अध्यापन उन्होंने फिर दिल्ली, जालंधर, शिमला व मुंबई, यानी कि भारत के कई शहरों में उन्होंने अध्यापन भी किया। ठीक है, और इसके साथ साथ ही एक बड़े अच्छे आलोचक हैं प्रकाश मनु जी, उनका कथन है कि नई कहानी आंदोलन ने हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदल दी है, और उस दौर में 3 नायक मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव रहे। यानी कि 3 महानायकों की चर्चा की है दोस्तों, जिनमें सबसे पहले मोहन राकेश का नाम दिया। नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे मोहन राकेश जी, और खुद कमलेश्वर व राजेंद्र यादव जी भी राकेश की जी को ही सर्वश्रेष्ठ नाटककार या कथाकार, कहानीकार मानते रहे हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं दोस्तों पुरस्कार के बारे में। तो उनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और इसके अलावा इनका एक और विशेष बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है, कृष्ण से पूछ ली जाते हैं। तो इनका पूरा नाम है दोस्तों मदन मोहन गुगलानी। जो इनका रियल सही नाम है पूरा, वो है मदन मोहन गुगलानी। और मोहन राकेश एक प्रयोगशील नाटककार थे। कैसे नाटककार थे दोस्तों? प्रयोगशील नाटककार थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। संपादन पर चलते हैं दोस्तों। तो संपादन इन्होंने सारिका का कुछ समय तक संपादन किया। और निर्देशन की बात आती है दोस्तों, इनकी नाटकों का निर्देशन किन किन निर्देशकों ने किया, तो वो हैं इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी, अरविंद गौड़, श्याम नंद जालान, राम गोपाल बजाज, दिनेश ठाकुर। इन सभी बहुत बड़े जो निर्देशक है दोस्तों नाटक के, उन्होंने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। ठीक है, तो ये हिंदी जगत के दोस्तों, नाटक जगत के ना सबसे बड़े निर्देशक हैं। तो इन्होंने अगर किसी नाटक का निर्देशन किया है तो वो नाटक अपने आप में बहुत बड़ा फेमस हो ही जाना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इनके नाटकों के बारे में जान लेते हैं। नाटक दोस्तों इनके 3 ही नाटक है, सबको पता ही है, लेकिन 3 नाटक ही इतने बड़े हैं कि सही पूछो तो मोहन राकेश जी का नाम उनके नाटक की वजह से जाना जाता है कि आषाढ़ का दिन के लेखक। अरे अच्छा, आषाढ़ के दिन को पहले गिना जाता है और लेखक को बाद में। तो यही वजह है कि नाटक है उनके आषाढ़ का दिन, जो वो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहा, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ठीक है दोस्तों, ये नाटक हैं उनके जो मुख्य संपादित हो चुके थे। और एक और नाटक है दोस्तों अंडे के छिलके, जो कि उनको अधूरा रह गया था, संपादित नहीं हो पाया था। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा साहित्य में कहीं है नहीं, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग दोस्तों हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, अगर जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे स्टडी को आप अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और भी कुछ चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी क्रम में रखते हुए। तो अब चलते हैं दोस्तों आधे अधूरे नाटक के सार पर, कि आधे अधूरे नाटक में हम उसके महत्वपूर्ण बिंदु और जो भी चीज़ें दोस्तों आधे अधूरे नाटक के बारे में, वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों प्रकाशन वर्ष जो है 1969, यानी कि 1969, धर्मयुग पत्रिका में ये नाटक संपादित हुआ था। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके दोनों नाटक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, आषाढ़ का एक दिन और ये आधे अधूरे। तो जो मोस्टली इम्पोर्टेंस ये होती है कि प्रश्न जो आता है मोस्टली वो आषाढ़ का एक दिन से ही आता है। तो इसीलिए ज़्यादा डीपली पढ़ने के लिए हम आषाढ़ के दिन पर ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, और इस पर हम बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता देंगे, अगर एग्जाम में आ जाए तो रह नहीं जाए, छूट नहीं जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों विषय वस्तु के बारे में। इसकी विषय वस्तु किस प्रकार की विषय वस्तु है इसकी? परिवार विघटन की समस्या इसमें है, और स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी का चित्रण इस नाटक में किया गया है।
पुरुष का अधूरापन इसमें दिखाया गया है और मध्य वर्गीय परिवार की आंतरिक कलह का चित्रण बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है इस नाटक में। ठीक है, तो दोस्तों ये होगी हमारी इस नाटक की विषय वस्तु। जो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अलग अलग मैंने छोटे छोटे दे दिए हैं, ये सब दर्शाए गए हैं। अब बात करते हैं नाटक के अंक की। तो दोस्तों ये 3 अंक का नाटक है। ठीक है, अब मोस्टली हम जो नाटक पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सब 3 अंक के ही नाटक हैं। ये 3 अंक का नाटक है और अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताया था, महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस नाटक से रिलेटेड है। जैसे इस नाटक में वैवाहिक संबंधों को विडंबना का चित्रण किया गया है। कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा को इस नाटक में दर्शाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों नारी मुक्ति की भावना एवं आधुनिक कामकाजी नारी का चित्रण इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है। अर्थ एवं काम संबंधी कुचक्र का भी चित्रण इस नाटक में बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ और महत्वपूर्ण बातें हो गई। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आलोचनात्मक कथन है एक ओम शिवपुरी जी का, वो मैं आपको और बता देता हूँ। उन्होंने क्या आलोचना की है इस नाटक के बारे में, ये मैं आपको बताता हूँ, जो कि महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। यह है, नाटक रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी ही रहती है। तो दोस्तों ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और मैं एक आलोचनात्मक टिप्पणी और बता देता हूँ, हालांकि वो किसने की है ये नहीं पता, मैं बता देता हूँ फिर भी। आधे अधूरे के इस धुन लगे मध्यवर्गीय चरित्रों के भीतर यौन कुंठाओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, असफलताओं और अनजाने डरों से अद्भुत घृणा, तनाव, रिक्तता, चिड़चिड़ाहट, दृष्टपराहट, टूटन, आक्रोश और बिखराव का घटना बिखराव का घना जंगल साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस नाटक की एक तरह से हम कह सकते हैं संक्षिप्त भूमिका हो गई कि इस नाटक में क्या क्या हम देखने को मिलेगा, वो सब चीज़ें सूक्ष्म रूप में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें छोटी छोटी मैं आपको बताता रहूँगा। अब चलते हैं दोस्तों पात्र संयोजन। पात्र संयोजन में चलेंगे हम। महेंद्रनाथ सबसे पहले पात्र है दोस्तों, महेंद्रनाथ, जो कि एक असफल मध्यवर्गीय व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, वो असफल होता है। कहानी इसके ऊपर ही घूमती है, इसकी वजह से ही घूमती है। और दूसरा अगर प्रमुख नायक कहेंगे तो दोस्तों वो है सावित्री, जो कि इनकी पत्नी है। क्योंकि पूरी स्टोरी जो है इनके इर्द गिर्द ही घूमती है, ये तो सिर्फ एक माध्यम होता है कि वजह जो होती है दोस्तों वो महेंद्रनाथ होते हैं, और जो कहानी पूरी घूमेगी इस नाटक की वो सावित्री होती है। तो महेंद्रनाथ की पत्नी होती है, पति के पास काम न होने के कारण वो घर से बाहर काम करने की तलाश में निकलती है, और पूरी जो नाटक है वो घर से बाहर निकलने की तलाश, जिसकी काम की तलाश है दोस्तों, उस काम की तलाश में ही पूरा नाटक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तीसरा दोस्तों इसमें पात्र है बिन्नी, जो कि सावित्री की बड़ी बेटी है, जो अपनी माता के मित्र मनोज के साथ भागकर शादी कर लेती है। यानी कि जो उनकी माता का मित्र होता है मनोज दोस्तों, उसके साथ शादी करके भाग जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे जब इस कथन का सार मैं आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा दूसरी उनकी पुत्री होती है किन्नी, जो कि सावित्री की छोटी बेटी होती है और असली उपन्यासों को पढ़ने में हमेशा व्यस्त रहती है। ठीक है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की दोस्तों इसमें दिखाई है, जो कुछ घटना है वो दिखाई हैं। अशोक है दोस्तों, जो कि इन दोनों का पुत्र है, यानी कि महेंद्रनाथ और सावित्री का पुत्र है, जिससे अपने माता पिता व समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। और विद्रोह की भावना होगी क्योंकि जब माँ बाप की विचार नहीं अच्छे मिलेंगे और वो संतुष्ट नहीं होगा, और बहनें का करेक्टर भी इस प्रकार से होगा, तो ऐसे में एक व्यक्ति कैसा होगा, वो हमेशा विद्रोह की भावना उसके अंदर पैदा हो ही जाएगी। अन्य पात्र में दोस्तों हम अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें अन्य पात्र है सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा, मनोज व शिवदत्त। ठीक है, ये वो चार पात्र हैं दोस्तों, जिनसे बाहर सावित्री जाकर के मित्रता करती है, यानी कि वो इसके चारों मित्र हैं। सावित्री का बॉस होता है, चीफ कमिश्नर होता है सिंघानिया, जगमोहन जुनेजा सावित्री का प्रेमी होता है और अवसरवादी होता है, मनोज जो कि सावित्री का मित्र होता है और उसकी बेटी से शादी कर लेता है, और शिवदत्त भी कौन होता है, वो भी उनका एक मित्र होता है। ठीक है, और कुछ काले सूट वाले आदमियों के नाम से इनको दोस्तों जो पुरुष पात्र है, काले सूट वाले नाम, एक काले सूट वाला दो, इस नाम से भी नाटककार ने उन्हें संबोधित किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों पात्र संयोजन बहुत छोटा है और अच्छा है, सुंदर है। नारी पात्र सिर्फ 2-3 ही हैं। ठीक है, और बाकी जो पात्र हैं दोस्तों सब लिमिटेड हैं, और बड़े उनका जो नाटक के अंदर उनका जो प्रतिभाग है वो सुंदर है, मार्मिक है। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों इसमें महेश आनंद जी का एक कथन है जो इस नाटक पर ही कहा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यह नाटक विघटित होते हुए मध्यम वर्गीय परिवार में व्याप्त
कुंठाजन्य घुटन और उससे मुक्त होने की व्यवस्था को पेश करता है। इसी के माध्यम से राकेश में स्त्री पुरुष के संबंधों के असामंजस्य के प्रश्नों को भी उभारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, एक कथन हो गया महेश आनंद जी का। ठीक है, और बाकी कुछ और बातें मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, आप बने रहें। अब दोस्तों हम चलते हैं आधे अधूरे नाटक की समीक्षा पर कि नाटक की कहानी कैसे है, किस प्रकार से कथानक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आधे अधूरे आधुनिक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। परिवार में पति पत्नी, एक पुत्र, दो पुत्रियाँ हैं। जैसा कि मैंने आपको पात्र में संयोजन बता दिया। पति महेंद्रनाथ एक बिजनेसमैन होता है और उसे व्यापार में असफलता हाथ लगती है। पत्नी सावित्री अपने पति के पास काम न होने के कारण नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकलती है। तब उसे पति के दायित्व के बोध में कमी नज़र आती है और उसे लगता है कि वह उससे सबसे बेकार आदमी है और वह संपूर्ण मनुष्य को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और यही दिखाया कि सबके सब अध्याय अधूरे हैं, कोई परिपूर्ण नहीं है। तो परिपूर्णता को ढूंढने की कोशिश करती है कौन? सावित्री। ठीक है, और मैं आपको महत्वपूर्ण बातें दोस्तों बताता हूँ इसके साथ ही साथ। बाहर निकलने पर सावित्री की मुलाकात 4 लोगों से होती है। तो दोस्तों इन 4 लोगों के से मैंने जैसे कहा कहानी बनती है। 4 लोग होते हैं। एक धनी व्यक्ति होता है जो मित्र स्वभाव का होता है और सज्जन होता है। दूसरा डिग्रीधारी होता है व्यक्ति शिवदत्त है जो कि सारे संसार में घूमता रहता है और एक निष्ठ नहीं है, वो कभी भी एक जगह नहीं रुक पाता। तीसरा सामाजिक व्यक्ति होता है दोस्तों मनोज। वह सावित्री से दोस्ती तो करता है परंतु उसी की बेटी से प्रेम विवाह कर लेता है और उसे लेके भाग जाता है, शादी कर लेता है। चौथा व्यक्ति होता है दोस्तों, इसमें एक व्यापारी होता है। वो व्यापारी क्या होता है? एक चालाक होता है और घटिया किस्म का आदमी होता है। ठीक है दोस्तों, 4 आदमियों से मिलती है, चारों से कोशिश करती है, चारों में वो अपने अधूरेपन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन चारों के चारों कैसे निकलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अभी और धीरे धीरे बातें दोस्तों आपको बताऊँगा, सूक्ष्म रूप से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों क्या है। तो आगे 40 वर्षीय सावित्री, जिसके चेहरे पर अभी चमक बरकरार है, जिसकी ज़िंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण युवक की तलाश में रहती है। ठीक है, इसी क्रम में वह उपरोक्त पुरुषों के संपर्क में आती है, जब मैंने आपको बताया, परंतु इनके संपर्क बनाकर भी वो उसे पूर्णता का आभास नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, यानी कि कहीं भी उसे ये नहीं मिला जिस तलाश के लिए निकली थी कि वो एक संपूर्ण पुरुष मिल जाए, वह नहीं मिलता। ठीक है, और दोस्तों फिर मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, आपको बता देता हूँ उसके बाद। तो दोस्तों पहला जो व्यक्ति होता है वो मित्र ढंग का होता है और अपनी स्त्री से उसकी नहीं पड़ती है। पत्नी को छोड़कर वह सावित्री के संबंध बनाता है और उसके पास रहता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो वह पुनः अपनी पत्नी के पास चला जाता है और सावित्री को छोड़ देता है। तो दोस्तों ये पहले वाले व्यक्ति की कहानी है। दूसरा वाला व्यक्ति मनोज, सावित्री आपको बता ही चुका हूँ, उससे मित्रता करता है लेकिन बेटी से प्रेम विवाह कर लेता है। लेकिन जब बेटी को एहसास होता है कि उसके निज इच्छा से मनोज की अपनाया था वह पूरी नहीं हो रही, तो वह भी अपने माँ के पास वापस लौट के आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो इसकी बेटी जो दूसरे मित्र मनोज से शादी करती है वो भी उसे छोड़ के आ जाती है। इसके बाद दोस्तों छोटी बेटी जो होती है किन्नी मुँहफट होती है, वह अश्लील उपन्यासों में रमी रहती है तथा लड़कों से संबंध बनाने की इच्छुक रहती है। बड़ी बेटी को माँ से कोई सहानुभूति नहीं होती। बेटे अशोक में असंतोष की भावना घर किए हुए है और उसके मन में समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। मैं आपको बता चुका हूँ, माँ बाप के प्रति भी विद्रोह की भावना है। तीनों संतानें आधुनिक परिवेश की उपज हैं, लेकिन परिवार के तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उनमें ऐसी भावना घर कर गई है। दोस्तों ये सबसे इसकी मूल कहानी की बात है कि आखिरकार बच्चों को जो पारिवारिक स्थिति थी उसने ही उनको बिगाड़ दिया और उनकी वजह से ये सब उनकी दशा हुई। नाटक के अंत में सभी पात्र एक एक कर घर वापस लौट आते हैं। सावित्री शिवदत्त के घर से निकल आती है। शिवदत्त उसे नहीं रोकता और लौटकर वह भी चली जाती है। महेंद्रनाथ भी अपने मित्र के यहाँ से लौट आता है और बेटी भी आ जाती है। अंत में लेखक ये बताना चाहते हैं कि परिवार की वह धुरी है जहाँ सभी सदस्यों को बांधे रखती है। परिवार रूपी संस्था की एक प्रकार से जीवन को अनुशासित रखती है, किंतु आज प्रत्येक परिवार में कलेश, अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है, जिसका मुख्य कारण है समाज का औद्योगिकरण तथा भौगोलिकरण, भौतिकवादी स्वभाव। लेकिन फिर भी यदि परिवार अनुशासित है तो वह बिखराव से बच सकता है। नाटककार मोहन राकेश ने सावित्री तथा महेंद्रनाथ के माध्यम से साधारण मध्य वर्गीय भारतीय परिवारों को चित्रित किया। तो दोस्तों ये जो मोहन राकेश जी ने जब चित्रित किया था वो बात कहीं ना कहीं आज भी जो की त्यों बनी हुई है, बची हुई है। सही है कि अगर आपके संस्कार अगर अपने बच्चों को सही देंगे, आप उन पर ध्यान देंगे तो बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, परिवार नहीं टूटेगा, नहीं बिखरेगा। और अंत यही होता है कि वो दुनिया में धक्के खाए हैं लेकिन लास्ट में परिवार ही एक दूसरे के काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी ये एक शिक्षा दी है मोहन राकेश जी को। इसको लेते हुए हम यहीं इस समाप्त करते हैं इस नाटक को। फिर कल मिलते हैं आधे अधूरे पर और उसके बाद लाइव क्लासेस होगी 2:30-3 बजे। आप सब लोग प्रस्तुत रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।